नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं वसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। और आपका स्वागत है मेरे इस कोर्स में जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। इसके हम दूसरे मॉड्यूल में हैं, जिस मॉड्यूल का टाइटल है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इट्स मैकेनिज्म, मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट्स, एग्रेरियन कंडीशन। इसके अंतर्गत हमारा ये आज पांचवा व्याख्यान है। इसके पूर्व हमने 4 व्याख्यानों के माध्यम से अलग अलग तरीके के जो आयाम हैं इस विषय वस्तु के, इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। इस व्याख्यान का जो अंतिम व्याख्यान है इस मॉड्यूल का, उसका जो टाइटल है वो है बंगाल अंडर द क्लाइव 1765 टू 1772 एंड एग्रेरियन कंडीशन। तो इसके अंतर्गत हम आज इस विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइव के अधीन जो बंगाल की व्यवस्था है वो किस प्रकार से रही थी और कैसे जो है वहाँ की कृषि व्यवस्था थी। चूंकि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने यह देखने की कोशिश की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक प्रभाव है बंगाल में प्रशासकीय तौर पे वो बढ़ता जा रहा था। विशेष तौर से बक्सर के युद्ध के बाद से कंपनी को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी भारतीय भू क्षेत्रों में, जिससे कंपनी अपने व्यापार का विस्तार इन क्षेत्रों में करना चाह रही थी। इसी दृष्टिकोण से जब कंपनी एक बक्सर का युद्ध जीतती है तो उसके बाद चूंकि वो बक्सर का युद्ध 3 संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद वो जीतती है, इलाहाबाद की संधि होती है जिसमें बंगाल के नवाब के अलावा अगर हम देखें तो जो मौजूद और दूसरी शक्तियां थीं, जिसमें शुजाउद्दौला की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुगल सम्राट थे, उनके मध्य जो समझौते हुए उन समझौतों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक और प्रशासकीय सत्ता के तौर पे स्थापित कर दिया। और वो केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अगर हम देखें तो उसका जो विस्तार है वो पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में दिखाई देगा, जहां कंपनी बंगाल के समृद्धशाली क्षेत्रों जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र थे उसमें अस्थायी तौर पे स्थापित हो गई और उन क्षेत्रों में अस्थायी तौर पे भू राजस्व वसूलने का अधिकार वो कंपनी को प्राप्त हो गया। अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि कंपनी की ओर से जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन डायरेक्टर्स ने भारत में अगर हम देखें जो शासन व्यवस्था है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपनी को संचालित करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व था वो क्लाइव को दिया। तो क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर के तौर पे दिखाई पड़ता है उस समय, जिसको अगर हम देखें जिसका जो कार्यकाल मुख्य तौर पे हमें दिखाई देगा वो बंगाल के गवर्नर के तौर पे वो 1765 से लेकर 1772 के बीच में, और उसने कई सारी व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश की। जो व्यवस्थाएं केवल प्रशासकीय तौर पे ही हमें नहीं दिखाई देती, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं हमें अगर हम देखें तो व्यापारिक तौर पे ही दिखाई देती है। एक बात हमें समझना होगा, मुख्य तौर पे अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं या भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक दिनों की भी बात कर रहे हैं, तो कंपनी ने अपना जो नेचर या प्रकृति है उसमें कभी बदलाव नहीं किया। भारत में उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया, अपने प्रशासन को विकसित किया, भारत में शासन को संभालने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो अगर हम देखें जो एक विचार था या अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण जो रुचि थी कंपनी की, वो ये थी कि किसी भी तरीके से कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी है लाभ में, या उसकी जो एक मुख्य उद्देश्य था कि वो भारतीय क्षेत्रों से अधिकतम व्यापारिक लाभ कमा सके, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। और जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई या जितने भी तरह के प्रशासकीय विकास किए गए या उससे संबंधित जो तंत्र खड़ा किए गए, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य ये था कि हर एक तरह से कंपनी को फायदा पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य को क्लाइव भी देख रहा है। पिछले उसमें हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की कि कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो संघर्ष है वो संघर्ष मुख्य तौर पर व्यापारिक हितों को लेकर शुरू हुआ। दोनों के जब आपसी हित टकराने लगे, चूंकि कंपनी केवल अकेले व्यापार नहीं कर रही थी उस समय, कंपनी तो
और कंपनी के कर्मचारी जो उसमें कार्यरत थे वो भी व्यक्तिगत तौर पे व्यापार कर रहे थे और भरपूर तरीके से अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे थे। व्यापारिक विशेषाधिकार का मतलब कि कंपनी को जो टैरिफ टैक्स या हम कहें कि जो कर देना पड़ता था उन कर में उसको छूट मिलती थी। इसके अलावा जो दस्तखत चाहे वो नवाब के द्वारा दिए गए फरमान हो या चाहे मुगल बादशाह के द्वारा दिए गए दस्तखत हों, उनका भी वो उपयोग कर रहे थे। तो वो व्यक्तिगत तौर पे उपयोग नहीं कर रही है कंपनी अपने लिए, बल्कि कंपनी के कर्मचारी भी व्यक्तिगत तौर पे उसका उपयोग कर रहे हैं और कंपनी के कर्मचारियों ने यहाँ तक उसका दुरुपयोग करना शुरू किया कि वो स्थानीय भारतीय व्यापारी को भी करों में छूट देने के लिए, चुंगी कर और दूसरे करों में छूट दिलाने के लिए वो पास बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि किसको नुकसान होगा? अंततः बंगाल के नवाब को। तो ये कंपनी के का जो मैंने ये बताने की कोशिश की, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही है कि कंपनी एक व्यापारिक संस्था के तौर पे शुरू से ही काम कर रही थी। उसके अधीन आने वाले जितने भी लोग थे वो सब कंपनी के हितों के लिए ही काम करेंगे। जो व्यवस्थाएं कंपनी अपने अधीन जन्म देगी वो भी अपने हितों के लिए काम करेगी, यानी कि अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम धन संग्रह के लिए, अधिक जो है भारतीय भूभाग के क्षेत्रों में जो उसका व्यापारिक वर्चस्व है उसको स्थापित करने के लिए, चाहे उसके लिए स्थानीय शासकों को ही क्यों ना युद्ध करके हराना पड़े। कंपनी हालांकि अभी युद्ध के लिए बहुत ज्यादा बच रही है, क्योंकि अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलती भी है तो अगर हम देखें तो वो बार बार कंपनी को इसी तरह की बात वो समझा रहे हैं या जो संदेश है वो भेज रहे हैं कि कंपनी अपने व्यापार पे ज्यादा ध्यान दे। तो खैर अगर हम देखें क्लाइव का जो काल है वो 1765 से लेके 1772 के बीच में दिखता है बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे। और इसलिए अगर आप देखें उसने बंगाल में जो एक व्यवस्था स्थापित की उस व्यवस्था को दोहरी व्यवस्था के तौर पे जाना गया, जिसमें बंगाल की प्रशासकीय स्थिति को स्पष्ट किया गया। और ये जो है क्लाइव की बहुत ही चतुराई भरी नीति का हिस्सा हमें दिखेगा, क्योंकि क्लाइव ने जो इलाहाबाद की संधि की है उसमें भी उसने अपने आप को इस रूप में रखने की कोशिश की है, अपने आप को मतलब कंपनी को और कंपनी के हितों को, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी न उठाना पड़े। क्योंकि कंपनी केवल और केवल मैंने कहा कि भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से काम कर रही है, तो वो उस लाभ को दिखाने की अपेक्षा वो इस ओर कोशिश करने को करेगा कि जो है जिससे कंपनी को फायदा हो सके। यही कारण है जो इलाहाबाद की संधि हुई उसने जो है कंपनी को केवल राजनीतिक तौर पे ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो प्रशासकीय तौर पे भी शक्तिशाली संस्था के तौर पे स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पूरे उत्तर भारत में अब शासन करने वाली थी। तो हम देखें ये किस तरीके से काम कर रही है, खास तौर से क्लाइव के समय की जो ये व्यवस्था है जिसे क्लाइव ने शुरू किया कंपनी के हित के लिए या अपने प्रशासकीय हित के लिए, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस तरीके से बांटी जाएगी या क्या है ये दोहरी व्यवस्था, इसको भी हमको जानना है। यानी कि ड्यूअल सिस्टम जो क्लाइव के द्वारा बंगाल में शुरू किया जाता है। तो एक चीज ये भी है अगर हम देखें कि कंपनी जो है मैंने कहा पहले ही कि वो उस तरह की उत्तरदायित्व को निभाने में अपने आप को आगे नहीं लाना चाह रही थी जिससे कंपनी को उस खुद ही खर्च उठाना पड़े। कंपनी ये चाह रही है कि उसको कम खर्च में अधिकतम से अधिकतम सेवाएं प्राप्त हों और उसके लिए वो प्रयास करेगी। और इसमें वो किसका उपयोग करेगी? इसमें बंगाल का नवाब का उपयोग करेगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि जो क्लाइव है जब बक्सर का युद्ध जीतता है तो वो क्या कर रहा है कि अवध के नवाब के साथ संधि कर रहा है, मुगल बादशाह के साथ संधि कर रहा है, लेकिन बंगाल के नवाब के का क्या? तो बंगाल का नवाब जाहिर सी बात है कि जो बंगाल में नवाब है उसको उनको बनाए रखना था। तो अब वो तो हत्या हो जाती है मीर कासिम की, उसके बाद जो मीर जाफर है वो पेंशनर था। तो मीर जाफर का जो दूसरा लड़का है वो अभी जीवित है, जिससे कंपनी अपने आप को पीछे रखते हुए उसे एक पॉपेट के तौर पे या कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। और ये व्यवस्था जो है जैसा कि मैंने यहाँ कहा है
कि कंपनी जो है अपने आप को प्रशासकीय जिम्मेदारियों से अलग रखना चाहती है और इसके लिए वो स्थानीय शासकों, नवाबों या जमींदारों को ही ज़्यादा महत्व देगी प्रशासन में, जिससे कि वो अपने आप को उस अगर हम कहें कि व्यवस्था से दूरी रखते हुए अपने आप व्यापारिक लाभ या राजस्व को वो प्राप्त कर सके, जिसके लिए उसने तमाम तरह की ये संरचनाएं हैं वो बनानी शुरू की, जिसमें क्लाइव भी इस चीज को जानता था। दूसरा, अगर हम देखें उस समय जो प्रांतों या सूबों की व्यवस्था है, प्रांतों और सूबों की जो व्यवस्था रही थी, अगर हम मुगल काल से प्रशासकीय व्यवस्था के तौर को देखें, प्रांत का या सूबा का मतलब प्रोविंस जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो प्रांतों में हम देखें मुगल काल से ही दो किस्म के जो लोग थे वो दिखाई पड़ते हैं। सूबेदार का मतलब एक तरीके से वो अपने प्रांतों के प्रशासकीय अधिकारी या गवर्नर के तौर पे जाने जाएंगे। तो उसमें दो तरह के लोग दिखते हैं, एक तो दीवान, एक तरह से सूबेदार। तो सूबेदार और दीवान में बेसिकली क्या है अंतर? दोनों की जिम्मेदारियों से अंतर है और यही दो जिम्मेदारियां हैं जिसको कंपनी बहुत ही अच्छे ढंग से एक तरीके से प्रयोग में लाने वाली है, या अगर हम कहें क्लाइव बहुत ही चतुराई से इन चीजों को देखता है। किसी भी शासन में, अगर आज के भी आप वर्तमान शासन में देखें तो दो तरह की व्यवस्थाएं काम करती है। एक नागरिक शासन की व्यवस्था काम करती है और जो कि अगर हम देखें समाज में नागरिकों को तमाम तरह की सुविधाएं देने और साथ ही साथ जो इस तरह के गतिविधियां हैं उनसे राज्य के लिए आय का अगर हम कहें उत्सर्जन करने और उनका प्रयोग करने पे ध्यान देती है। दूसरी जो गतिविधियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने या अगर हम कहें कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों को कम करने, वो व्यवस्थाएं इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो उसमें जो दीवानी है वो दीवानी व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राजस्व और कर संग्रह से जुड़ी हुई व्यवस्था है, जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा, आय का संग्रह करना, अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर का इस्तेमाल करना, न केवल उनका संग्रह बल्कि राज्य के कोष तक पहुंचाना और इनसे जुड़े हुए मामलों का निपटारा करना, जैसे संपत्ति और दूसरी चीजें हैं। जैसे आज के दौर में जो सिविल कोर्ट हैं वो इसी तरह के काम को करते हैं। दूसरा जो कोर्ट होता है जिसको हम फौजदारी बोलते हैं या जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें इस तरीके से जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाता है, तो वो काम जो है सूबेदार के अधीन होता था, जो सूबों में लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जो या अगर हम कहें आपराधिक गतिविधियां हैं और पुलिस है उसकी देखभाल करता था। तो ये मुगल काल से ही इस तरह की व्यवस्थाएं हमें दिखाई पड़ती थी। एक का काम जो है राजस्व संग्रह या कर संग्रह का होता था और सीधे वो कोष में जो है शासक को अपना राजस्व जमा करता था, और दूसरे का काम था नागरिक जो झगड़े हैं उनका निपटारा करना और अगर हम देखें तो न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ये चीजें दिखाई देती हैं। अब इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो क्लाइव है वो बहुत ही, मैंने पहले से ही कहा कि उसके दिमाग में उसका जो योजना है वो एकदम साफ है, स्पष्ट है कि उसे करना क्या है। एक तो उसे कंपनी के हितों को सर्वोपरि रखना है, दूसरा जो है कंपनी के लिए इस तरह के व्यवस्थाओं को नहीं ले लेना है जिससे कंपनी यहाँ पे उन्हीं व्यवस्थाओं में उलझ के रह जाए, बल्कि उन व्यवस्थाओं के व्यवस्थापक के तौर पे वो कंपनी को रखना चाहता है। यानी कंपनी केवल फैसिलिटेटर हो और वास्तव में वो अब व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाली हो और व्यवस्था किसी माध्यम के द्वारा चलाई जाए। इसलिए वो अगर हम देखें तो वो सीधे सीधे उसकी जिम्मेदारी लेने की बात नहीं करता है, लेकिन एक चीज की जिम्मेदारी वो विशेष तौर से रुचि रखेगा, वो होगा राजस्व संग्रह का, रेवेन्यू कलेक्शन का, जिससे कि हम देखें कि जो व्यवस्था है वो इसके हाथ में रहे। तो अगर आपको याद होगा इलाहाबाद की संधि, तो उस संधि में दो बातें थी। एक तो जो मुगल बादशाह था उसको जो है 50 लाख रुपए देने थे, 25 लाख रुपए देने थे और उसके बाद जो है निजामत की व्यवस्था भी ये देखनी थी कंपनी को। तो कंपनी ज्यादा जो रुचि रख रही थी वो इसमें रुचि रख रही थी कि वो अधिक से अधिक एक तो अपना जो अधिकार है दीवानी का उसको बनाए रखे, और दूसरा ये है कि वो इस तरह की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से बचे
जो प्रशासन से जुड़ी हुई हो और अपने व्यापार को और अधिक से अधिक विस्तार कर सके। तो अब बंगाल के नवाब की बारी आती है। बंगाल के नवाब का जो मीर जाफर था, उसका दूसरा पुत्र जो निजामुद्दौला के नाम से जानते हैं, उसको कंपनी एक नवाब के रूप में बंगाल में स्थापित करेगी। अब जाहिर सी बात है, कंपनी वहां स्थानीय लोगों को ये दिखाना चाहती है कि चूंकि इससे पहले जो बंगाल का शासन है वो किसके माध्यम से हो रहा है, कौन कर रहा है, वो कर रहा है बंगाल का नवाब, और बंगाल के नवाब को ही वहां के लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं, अगर शुरुआती व्याख्यानों को अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक बात यह समझी थी कि कैसे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उन क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल बादशाह को सर्वोपरि रखते हुए शासन किया, या उनकी सहमति से, या उनके अगर हम कहें कि आज्ञा से ये यहाँ काम कर रहे हैं, कम से कम काम कर रहे हैं, या उनकी सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो दिखा सकें कि वो वास्तव में उन्हीं शासकों के प्रतिनिधि हैं। कंपनी भी यही काम करने वाली है। कंपनी भले ही नवाब को खड़ा करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी जो वास्तव में नवाब को संचालन करने वाला चाबी है, वो कंपनी अपने पास रखेगी। इसका मतलब नवाब केवल और केवल बंगाल में एक कठपुतली की तरह काम करने वाले हैं, जिनका समय समय पे उपयोग कंपनी करेगी, क्योंकि कंपनी अभी प्रत्यक्ष तौर पे यानी सीधे तौर पे भारतीयों के सामने एक शासन करने वाले के रूप में नहीं आना चाहती। क्लाइव यही प्लान कर रहा था। तो क्लाइव ने क्या किया, सबसे पहले बंगाल के जो नवाब हैं निजामुद्दौला, जो मीर जाफर का दूसरा पुत्र था, उसने उसके साथ 20 फरवरी 1765 ईस्वी में क्या किया कि एक संधि की, और उस संधि के माध्यम से उसने सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लिए वो सभी तरह के अधिकारों को ले लिया, जिससे कि वो बंगाल में प्रशासकीय और साथ ही साथ जो है अगर हम कहें राजस्व, उन दोनों ही व्यवस्थाओं को संभाल सके। और महत्वपूर्ण बात क्या, और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने बंगाल के नवाब को कहा कि आप अब अपनी सेना नहीं रख सकते। तो बंगाल के नवाब की एक तो इस संधि के माध्यम से सेना उसकी भंग कर दी गई, और दूसरा बंगाल में जो प्रशासकीय और सूबों में प्रशासक नियुक्त करने की जो जिम्मेदारी है वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, और नवाब से कहा कि वास्तव में नियुक्ति तो आपके ही माध्यम से होगी, लेकिन उसमें सहमति कंपनी की होनी चाहिए, या कंपनी उन लोगों को नॉमिनेट करेगी या बताएगी जिनको आप नियुक्त करेंगे। अब इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कंपनी जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसने बंगाल में न केवल राजनीतिक तौर पे प्रशासन को नियंत्रित करना शुरू किया, बल्कि दूसरे तौर पे उसने अपने आप को दीवानी या राजस्व संग्रह के अधिकार से को भी वहां बनाए रखा। तो ये कंपनी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखी जा सकती है, जो क्लाइव बहुत ही चतुराई से कर रहा है। अब ड्यूअल सिस्टम क्या है, या ड्यूल सिस्टम किसे कहा गया, दोहरी व्यवस्था किसे कहा गया? दोहरी व्यवस्था इसी व्यवस्था को कहा गया जिसमें कंपनी तो वो सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व लेना चाहती थी। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो चाहे वो कर संग्रह का अधिकार हो या चाहे प्रशासन का अधिकार हो, उन सबके लिए वो काम करना चाह रही थी। इन्हीं को पूर्ति करने के लिए, दीवानी अधिकारों और राजस्व संग्रह के अधिकारों की पूर्ति के लिए उसने बंगाल और बिहार में अपने 2 लोगों को एज दीवान के तौर पे नियुक्त किया, जो कंपनी की ओर से वो टैक्स कलेक्ट करने वाले थे। उनमें से अगर हम देखें तो राजा खान जो एक व्यक्ति हैं, उनको बंगाल के लिए नियुक्त किया गया, और दूसरे सिताब राय जो हैं उनको बिहार के लिए नियुक्त किया गया, और इनका काम ही था राजस्व संग्रह करना, और साथ ही कंपनी के द्वारा यह नियुक्त 2 ऐसे लोग थे जिनका नियंत्रण अब कंपनी के हाथ में था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से नवाब की तरफ देखेंगे। तो ये एक तरीके से कंपनी का नियंत्रण था, और इस तरह से बंगाल में राजनीतिक और अगर हम कहें निजामत और दीवानी, इन दोनों ही व्यवस्थाओं को संभाल रही थी कौन? कंपनी, जिसमें निजामत को वो अप्रत्यक्ष रूप से और दीवानी को प्रत्यक्ष रूप से संभालने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरह से जो ये 2 व्यवस्थाएं हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, निजामत और दीवानी, ये किसके द्वारा चलाई जा रही हैं? अप्रत्यक्ष रूप उसमें अगर हम देखें तो भारतीय हैं,
भारतीयों के माध्यम से कंपनी इन व्यवस्थाओं को चला रही है, लेकिन पीछे से अगर हम देखें तो कंपनी वहां पे क्या कर रही है कि काम कर रही है। तो इसी व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में निजामत और दीवानी व्यवस्था को संभालने का जो नियंत्रण का काम था, वो एक तरह से बंगाल का नवाब और कंपनी वो दोनों कर रहे थे। और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं दोहरी व्यवस्था, जो क्लाइव शुरू कर किया क्लाइव ने बंगाल में। यानी कि क्लाइव खुद एक तरीके से बंगाल का अगर हम देखें तो शासक के तौर पे अपने को रखा हुआ है, लेकिन वो डिक्लेयर शासक नहीं है, बल्कि अपने आगे एक जिस व्यक्ति को खड़ा है किया है वो नवाब है, और नवाब के ही माध्यम से वो राजनीतिक और प्रशासकीय नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं बंगाल में। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दीवानी की जो व्यवस्था है, यानी कि राजस्व संग्रह का अधिकार, वो कंपनी भी उसको देख रही है, लेकिन उसके लिए भी कंपनी सीधे नहीं है, बल्कि कंपनी अपने द्वारा नियुक्त किए गए 2 लोगों के माध्यम से इसको आगे ले जा रही है, जैसा मैंने बताया, रजा खां और सिताब राय। और इसी व्यवस्था को जो है दोहरी शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया, जिसमें वास्तव में जो शक्ति है वो कंपनी के हाथों में है, लेकिन जो भारतीय अधिकारी हैं वो सब क्या है, कंपनी के मुखौटों की तरह काम कर रहे हैं, यानी कंपनी उनको आगे खड़ा करके पीछे अपने से काम कर रही है। अब इसके पीछे क्या तर्क दिया गया क्लाइव के द्वारा, या क्लाइव की इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो तर्क सामने आता है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें ये कहा गया, चूंकि कंपनी सीधे तौर पे अपने आप को प्रशासन में आगे लाना नहीं चाहती थी, उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय वहां पे क्या है कि भारतीय अगर हम देखें तो अभी तक बंगाल के नवाब को देख रहे हैं, और कंपनी को डर ये था कि अगर हम सीधे बंगाल के नवाब को हटा के अपने आप को स्थापित करते हैं तो भारतीयों के द्वारा कहीं विद्रोह न कर दिया जाए कंपनी के शासन के खिलाफ। तो कंपनी इस तरह की किसी भी व्यवस्था को वो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करती, वो उसका काम केवल यह है कि वो नवाब को नियंत्रित करे और सारी व्यवस्थाएं नियंत्रित हो जाएंगी। दूसरा यह है, चूंकि कंपनी अपना भारत में जो व्यापार कर रही है और उन क्षेत्रों में शासन कर रही है, अगर वह नवाब की जगह स्वयं शासन करने लगे तो सबसे बड़ी कठिनाई उस समय शुरुआती दौर में ये हो सकती थी कि और दूसरी कंपनियां जैसे डच, फ्रेंच या और दूसरी जो कंपनियां हैं वो कहीं कंपनी को कर देने से मना ना कर दे, या कंपनी को जो टैक्स कलेक्शन का जो तरीका है दूसरे व्यापार से, उसमें उसको बाधा ना पहुंचे। इसलिए उसने नवाब को महत्वपूर्ण जो है एक व्यक्तित्व के रूप में रखा, और नवाब के द्वारा दिए गए फरमान को, डिग्री को भी, जिसके माध्यम से वो कर वसूल सकता था। इसलिए उसने दोहरी व्यवस्था को अपनाया, यानी कि वो अपने आप को पीछे रख के जो उनके मुखौटे थे उनको आगे किया क्लाइव ने। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो क्लाइव जो है इस सब चीजों में अपने बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं उनके भी निर्देशों का वो पालन कर रहा है। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि उसके इस तरह की चीजों से जो इंग्लैंड की गृह सरकार है वो और दूसरे जो यूरोपीय हैं उनके साथ कंपनी के संबंध खराब हो, और यही कारण है कि कंपनी से को वो सीधे तौर पे बंगाल के प्रशासन या शक्ति व्यवस्था में अपने आप को आगे नहीं ला रहा है, जिससे कि उनके बीच आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहे, कटुता न आए। दूसरा अगर हम देखें इस समय जो एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो हमें ये दिखाई देती है कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को साफ तौर पर निर्देशित करते हैं स्थानीय तौर पे जो युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों में। जैसे अगर हम कभी आंग्ल मराठा युद्ध का बैकग्राउंड देखें या उसकी भूमिका देखें, तो वहां पे जो उत्तराधिकार के लिए एक षड्यंत्रकारी योजना बन रही है, और उस योजना में जब पश्चिम में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारी शामिल होते हैं, और जब ये खबर पहुंचती है बंगाल प्रेसिडेंसी में, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने उन सभी समझौतों को खारिज कर दिया और कहा कि कंपनी का काम भारत में आके युद्ध करना नहीं है बल्कि व्यापार करना है। तो ये चीजें जो कंपनी के शासक हैं वो भी जो है इस चीज को देख रहे हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ये सख्त आदेश हैं कि कंपनी अपने जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाए, अपने व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दे, अपने लाभ पे ज्यादा ध्यान दे, न कि राजनीतिक तौर पे व्यवस्थाओं को
प्रबंधित करने और भारत में युद्धों को जीत के साम्राज्य विस्तार करने। क्यों वो बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भारत में जो प्रशासकीय व्यवस्था है, उस प्रशासकीय व्यवस्थाओं में ज्यादा खर्च हो रहा है, और वो ज्यादा खर्च होगा तो उसका भार कौन उठाएगा? कंपनी। और कंपनी यहाँ क्या करने आई है? व्यापार। इसलिए वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजों में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इन्वॉल्व हो, और इसीलिए जो है कंपनी अपने उन्हीं चीजों पे ध्यान देती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्लाइव के इस द्वैरी शासन व्यवस्था ने वास्तव में कंपनी के अधिकारियों को एक तरीके से भ्रष्टाचार, या एक बंगाल में जो एक अराजक स्थिति है उसको करने और लूट खसोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका प्रभाव अगर हम देखें तो कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों पे पड़ता है, और ये एक तरीके से शोषण का माध्यम बनती है व्यवस्था। तो इसमें कृषि की भी व्यवस्था खराब दिन पे दिन बंगाल की होती चली गई। इसी में अगर हम देखेंगे इस व्यवस्था ने कैसे एग्रीकल्चर या जो कृषिगत व्यवस्था थी बंगाल में, कैसे इन चीजों को प्रभावित करती है। तो बंगाल को अगर हम देखें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, तो ये एक समृद्धशाली क्षेत्र है, कृषि के ही दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि यहाँ अनाज का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का पेट भरने, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो बंगाल के नवाब हैं उनके राजस्व का एक मूल साधन है या मूल व्यवस्था है। तो इसलिए अगर हम देखें कि ये व्यवस्थाएं इसलिए भी बनी रही क्योंकि इनके ऊपर शासन करने वाले या उन व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाले जो लोग थे, उन्होंने कभी भी कृषि को उस तरीके से नहीं देखा जो केवल और केवल धन उगाही का एक साधन हो। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो उसको उसी रूप में देखेगी। उसके लिए तो वो पूरा समृद्धशाली क्षेत्र दोनों हाथ से धन बटोरने वाला एक क्षेत्र है, जहां वो भारी संख्या में न केवल धन संग्रह करेगी बल्कि उनका उपयोग अपने फायदे के लिए भी करेगी, और आने वाले समय में इसका और अधिकतम प्रयोग करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने एक व्यवस्था लागू की क्लाइव के अधीन, और वो व्यवस्था ये है कि कंपनी जो है दोहरी व्यवस्था के अधीन चलेगी, और उस दोहरी व्यवस्था में वो निजामत और अगर हम देखें दीवानी, इन दोनों में से दीवानी के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देगी, जिससे अधिक से अधिक उसको राजस्व प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में कंपनी जो है सीधे सीधे जो वहाँ के बंगाल के जो किसान हैं और जो कृषि है, उनकी स्थिति कंपनी के काल में धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी मुख्य तौर पे क्या काम करेगी, कंपनी मुख्य तौर पे जो अपना काम है वो क्या करेगी, अधिकतम वो क्या काम करेगी, अधिकतम अधिकतम से अधिकतम राजस्व वसूलने का। दूसरे तरफ वो क्या काम करेगी, किसानों की स्थिति में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसानों की स्थिति जो है वो सुधारने की कोशिश करे। इसलिए अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो है भारतीय जो किसान है उसकी स्थिति दिन पे दिन खराब होती चली गई, और एक तरीके से इस तरह की व्यवस्था बननी शुरू हुई। वो किसान जो कभी अनाज उत्पादन करते थे, वह किसान जो कभी भारतीयों का पेट भरते थे, वो खुद भूखे रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास था कंपनी की ओर से, जिससे कि वो अधिक से अधिक क्या कर सके कि वो अपने लिए टैक्स कलेक्ट कर सके, राजस्व संग्रह कर सके, किस कहाँ पर से, खेती के माध्यम से। दूसरा अगर हम देखें जो एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें दिखाई देता है कि धीरे धीरे जो है वो किसान अपनी स्थिति को, जो उनकी बेहतर स्थिति है, उस बेहतर स्थिति से वो एक अवनति की ओर चलते चले जाएंगे। और कभी जो है अकाल की स्थिति पड़ी या कभी इस तरह की स्थिति पड़ती है, तो उसमें किसानों को और ज्यादा बाध्य किया जाता कि वो कंपनी का जो राजस्व है उसको वो दें। और ऐसी स्थिति में कई बार किसान या तो अपनी वो जमीनों को छोड़ के भाग जाते थे, या तो कई बार राजस्व देने के लिए या भू राजस्व कंपनी को देने के लिए वो अपने बच्चों तक को बेच दिया करते थे। तो ये बहुत ही एक दुखदाई व्यवस्था के तौर पे हमें दिखती है कि वो किसान बंगाल में जो कभी समृद्ध अवस्था में रहा, तो दूसरे तरफ अगर हम देखें कंपनी की स्थिति के चलते उसकी जो स्थिति है भारत में, बंगाल में मुख्य तौर पे वो किसानों की स्थिति वो दिन पे दिन दयनीय होती गई, और कृषि की भी स्थिति, क्योंकि कंपनी किसी भी और तरह की दूसरी सहायता दे नहीं रही थी। वो जो व्यवस्था बनाई थी उसमें भूमि अधिकतम बोली लगाने वाले को दे दी जाती थी ठेके पे, जिससे कि राजस्व वसूला जाता था,
और राजस्व वसूलने वालों को इससे कोई मतलब नहीं रहता था कि वो किसानों के भलाई के लिए काम करें। उनका बस एकमात्र काम यही था कि केवल और केवल वो क्या कर रहे हैं कि अधिकतम से अधिकतम राजस्व संग्रहित कर सके और कंपनी को लाभ पहुंचा सके। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो बाद के वर्षों में बंगाल में बड़े पैमाने पे अनाज की कमी होने लगी। इसके साथ ही साथ अकाल आने लगे। इसके साथ ही साथ इसका प्रभाव और दूसरे क्षेत्रों पे भी पड़ना शुरू हुआ। अगर हम देखें जो टैक्स का बड़े पैमाने पे संग्रह किया जा रहा था, उससे किसानों की स्थिति और खराब होनी दिन पे दिन शुरू हुई। इस तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी और क्लाइव की जो व्यवस्था थी, जिसको हम दोहरी प्रणाली कहते हैं या दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं, इसने जो है ये वास्तव में अंग्रेजी जो धन प्राप्त करने की लालसा थी उसको और बढ़ाया, जिससे क्लाइव भी नहीं बच सका और क्लाइव के अंदर दिन पे दिन बंगाल को से धन कमाने या धन को लूटने या संचय करने का जो एक प्रयास था वो बढ़ता चला गया, जिससे आम जो भारतीय था वो भूखों मरने को मजबूर हुआ। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजें किस पे निर्भर है? कृषि। और अगर हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स को ध्यान दें तो हम लोगों ने पाया कि कैसे जो कृषि व्यवस्था है वो भारतीय आर्थिक समृद्धि का एक जो है रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी के इस पूरे काल को 1765 से 72 तक के समय को जो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हैं के.एम. पनिक्कर, उन्होंने इसे डकैतों का राज कहा है। एक ऐसा राज बंगाल में जिसमें केवल और केवल बंगाल से संपत्ति का दोहन ही किया जाता रहा। इवन व्यक्तिगत तौर पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो भी एक भ्रष्टाचार में शामिल रहे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे कर्मचारी और दूसरे लोग भी, जिससे क्लाइव भी नहीं बच पाया। और जो इंग्लैंड जाता है तो उसमें भी व्यक्तिगत तौर पे ऐसे आरोप लगते हैं भारत में भ्रष्टाचार और धन उगाही के कि कैसे वो भारत में धन उगा रहा है। अगर हम देखें मोटा मोटी अगर आंकड़ों पे ध्यान दे तो 1766 से 68 के बीच कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पे जो भारत में धन की लूट की गई, उस धन की लूट में 57 लाख पाउंड बंगाल के क्षेत्र से, भारतीय क्षेत्र से वसूला गया जो कंपनी को मिला। और साथ ही साथ बंगाल जो है वो दिन पे दिन उसकी स्थिति वो खराब होती गई। वो एक समृद्धशाली प्रदेश से एक जो है ऐसे गरीब प्रदेश या कंगाल प्रदेश के तौर पे बना जहां अकालों की संख्या बढ़ती चली गई। अगर हम देखें तो 1770 के आसपास बंगाल में अकाल पड़ता है और वो हुआ, और वो इस तरह के अकालों के तमाम एक श्रृंखला वो हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और उसके बाद क्राउन के शासन में भी दिखाई देगी। और भारतीय कृषि व्यवस्था जो किसी समय समृद्धशाली कृषि थी, वो धीरे धीरे अब बंगाल से जिसकी शुरुआत हो गई है वो जो है एक ऐसी व्यवस्था के रूप में बदल जाएगी जो भारतीय किसानों के लिए तो कम से कम वरदान नहीं बल्कि अभिशाप ही शामिल होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कंपनी की आर्थिक नीतियां, प्रशासकीय नीतियां जिम्मेदार होगी। तो हम यहाँ पे अपने इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम लोग आगे के मॉड्यूल पे देखेंगे खास तौर से कि लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई उनका भारतीय कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा और कैसे ये प्रभावित करती हैं भारत के आर्थिक जो अगर हम देखें गतिविधियां हैं या आर्थिक क्षेत्र, उन क्षेत्रों को किस रूप में प्रभावित किया। तो इन विशेष पहलुओं पे आपको ध्यान देना होगा, दोहरी शासन व्यवस्था के ऊपर, क्लाइव के ऊपर, और जो उसने कृषि से संबंधित जो व्यवस्थाएं अपनाई थी उन व्यवस्थाओं के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। थैंक यू।